नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें छूटी जाएगी मतलब इससे रिलेटेड जैसे प्राचीन भारत का हम आज ख़त्म करेंगे, उसके साथ हम एमसीक्यू को भी कंप्लीट करेंगे साइड में, ठीक है? जैसे हमने कोई टॉपिक ख़त्म करेंगे प्राचीन भारत में, जैसे एनसीईआरटी में, तो इसको हम जो है एमसीक्यू के माध्यम से भी पढ़ेंगे। इसके आधार पर मैं एक एमसीक्यू डिज़ाइन किया हूँ आप सबके लिए, ताकि आप जो है इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरी है इतिहास के लिए? देखो, इतिहास पहले क्या है इसको हम जानते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। हालाँकि आपको जो है केवल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, लेकिन आपको जो है जब तक कोई चीज़ें समझेंगे नहीं तो आपको जो है आगे चल के दिक्कत होगी। देखिए, कोई भी चीज़ को हम पढ़ने के लिए एक तो स्टोरी फॉर्म होता है और एक होता है उसमें जो है कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट और हमारा जो है फ़ोकस, ये 3 चीज़ें हमारे जो है जब दिमाग में आता है तो हमें वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। पहले हम उसको स्टोरी के फॉर्म में हम डिज़ाइन करते हैं, क्या स्टोरी है, उसके साथ ही उसमें जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं जिसे हमें समझना चाहिए, वो चीज़ें हमें जो है पढ़ना है और हमें फ़ोकस देना रहता है। बस इतना ही चीज़ें हैं, आपका जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल आते हैं कि इतिहास क्यों है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? और प्राचीन भारत की मैं शुरुआत किया हूँ, इसके साथ ही मैं मिडाइवल मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पढ़ाऊँगा और उसके साथ आपको जो है आधुनिक भारत में जितने भी गांधी युग है, ठीक है? उसके साथ शुरुआती जितने भी संघर्ष में स्वतंत्रता संघर्ष चला था, उसके सभी चीज़ों को मैं डिटेल से आप सबको पढ़ाऊँगा। उसके साथ एमसीक्यू भी आपको जो है साइड में चलते रहेगा, ताकि आपको जो है वो भी क्लियर होते रहेगा, ठीक है? और साइड में जो है पिछले साल के जितने भी पेपर है उसको भी आपको जो सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है? तो इतिहास जब शुरू किए हैं तो सबसे पहले इतिहास मतलब पढ़ने से पहले हम उसको एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे, एक माइंड मैप तैयार कर लेंगे, ताकि हमें जो है चीज़ें दिमाग में बने रहें। तो सबसे पहले इतिहास क्या है इसको जानेंगे, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये जानेंगे, इतिहास के पढ़ने के तरीके क्या हो सकते हैं इसको देखेंगे। साथ में जैसे हम इतिहास में देखते हैं पाषाण काल जो पत्थरों का युग होता है, ताम्र काल, ठीक है? ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, इन सबको पढ़ते हैं। तो इतिहास में कोई भी चीज़ें 100% सत्य नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि इतिहास में ये चीज़ें सत्य हुआ है, 100% हुआ है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत है। क्योंकि इतिहास जो है कभी भी 100% सही नहीं होता है। किसी के कहे गए कथनों पर हम जो है सुनते हैं, या फिर कोई स्रोत के आधार पर अनुमान लगाते हैं और उसको हम देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से जो है आगे की घटना हुई है। लेखन के आधार पर देख सकते हैं, या फिर कोई चीज़ें मिला रहता है, हम उससे अनुमान लगाते हैं और हम इतिहास को समझते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप ये मत समझना कि जो कि इतिहास में जो चीज़ किताब में है, उस चीज़ को वो 100% सत्य है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लेकिन हमें एनसीईआरटी के अनुसार हमें फ़ॉलो करना रहता है और हमें उसी के अनुसार हमें जो है पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी लिखा हो, ठीक है? क्या हमें इतिहास रटना चाहिए? तो देखो, इतिहास रटना चाहिए या नहीं इसके बारे में बताऊँगा। इतिहास पढ़ने के लिए कौन-सी रणनीति को हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें वो लंबे समय तक हम उसको याद रख सकें। एक एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट के साथ आप पढ़ेंगे तो चीज़ें जो हैं हमेशा याद रहेंगी। कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारा चीज़ कंप्लीट करा चुका हूँ। साथ में जैसे मैं थ्योरी करूँगा तो एमसीक्यू कराओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी को भी लिया हूँ, एनसीईआरटी दोनों को जो है बेस करके मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है? तो आपको जो है यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज़ कर लेते हैं और समझते हैं। तो देखो, इतना चीज़ें हम पॉइंट तो बताएँगे इतिहास के बारे में, मानव की शुरुआतें कैसी हुई, कौन से पुस्तक कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब की चीज़ें में। सबसे पहले इतिहास को हम कैटेगरी वाइज़ बाँट लेते हैं और समझते हैं। तो इतिहास क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि जो चीज़, जो घटनाएँ बीत चुकी है, घटित हो चुके हैं, उसी का बस हम अध्ययन करते हैं, ठीक है? घटनाक्रम जो घटित हो चुका है उसको हम अध्ययन करते हैं। लेकिन हमें सच्चाई का पता कैसे चलता है? तो इतिहास में जो जानने वाले जानकार हैं, विभिन्न स्रोतों से हमें जो है पता चलते हैं। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, हम जैसे जानते हैं, देखो इतिहास पढ़ने का मतलब फ़ायदा क्या होता है? इतिहास जैसे हमारे देश, हमारे भारत की गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास में पढ़ने से हमें क्या होता है कि जो हमें गलतियाँ हुई हैं, जो हुई गलतियाँ हैं, उससे हम सबक सीख कर अच्छे भविष्य की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है? होते हैं। और इतिहास की अच्छी बातें को ग्रहण करना, ये होता है हमें पढ़ना चाहिए। साथ में जो भी धर्म है, संस्कृति है, हमारे नैतिक शास्त्र हैं, वो सब का जो है ज्ञान हमें जो है किससे मिलता है? तो इतिहास से मिलता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें जो है इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास को हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहिए। तो पहले देखो, हम इतिहास के बारे में समझ गए और हमें आगे चल के इतिहास को रटना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, इतिहास को नहीं रटना चाहिए। कौन से रणनीति को अपनाना चाहिए? तो मैं बताया आपको, स्टोरी, कॉन्सेप्ट और फोकस, इन 3 चीज़ें हैं तो आपका इतिहास क्लियर है। देखो, प्राचीन भारत के इतिहास को हम ऐसे बाँटते हैं। पहला, प्राक-ऐतिहासिक काल, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी? देखिए, देखो, 13.5 अरब वर्ष पहले। कब? 13.5 अरब पहले,
ठीक है। इस समय जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, बिग बैंग थ्योरी से इस पर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ, जलीय जीवों का विकास हुआ, जैसे डार्विन का सिद्धांत पढ़े हैं हमने। उसके बाद हमने 40 लाख वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। तो ये चीज़ें हैं, बस एक स्टोरी के फॉर्म में है, आपको जो है इसको बस याद रखना है। देखो कब हुआ मानव मनुष्य की उत्पत्ति, कब हुआ, तो 40 लाख, कब, 40 लाख इस जो है पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। कब, कहाँ पर हुआ, तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप देखे हैं जहाँ पर नील नदी है, अफ्रीका नदी, अफ्रीका, तो वहाँ पर जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुआ। उसके बाद आदि मानव वो कहलाएं। ठीक है, आदि मानव, आदि मानव कहलाएं। आदि मानव जो है पूरे विश्व में इस विस्तार के, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर जो है आदि मानव घूमने लगे। तो इस समय यहाँ तक तो ठीक है, आगे जो है जितने भी चीज़ें हैं वो पूरा पाषाण से रिलेटेड है। पत्थरों पर रहते थे, पत्थरों पर निवास करते थे, पशुपालन खेती गृहस्थी करते थे वहीं पर। साथ में आगे चल के जो आता है पहला, सिंधु सभ्यता, जैसे स्थायी निवास किए उन्होंने, पशुपालन शुरुआत किया, खेती की शुरुआत किया, ठीक है, सभ्यता बनाई उन्होंने। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। अलग अलग सभ्यता है भारत देश में, जो है सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू होती है। अलग देखेंगे तो मेसोपोटामिया का जो है सभ्यता शुरू होती है, चीनी सभ्यता शुरू होती है, यूनानी जो है रोम सभ्यता, ये सब स्टार्ट होती है, जो कि 2350 BC, मतलब 2350 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर तो पहले हम बांट लेते हैं और समझते हैं। तो देखो प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ पर समझ गए। प्राक ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री युग हो गया इसको, जब कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेखन का विकास नहीं हुआ था, स्टोन एज, धातु एज, मतलब इसको हम बोलते हैं। उसके बाद अद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुआ था। उसके बाद ऐतिहासिक काल जो है यहाँ पर शुरुआत होता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल, आपको एमसीक्यू करोगे तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जो है कई सारे संस्कृति, सभ्यता, ठीक है, सारी चीज़ें जितने भी जो है ब्रह्मांड में जो है, उसके बाद वैदिक, सॉरी एक सेकंड, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, उसके बाद वैदिक सभ्यता हुआ, आर्य लोग आए। आर्य जो है कहाँ से आए उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम जो है यहाँ पर समझ गए कि इतने चीज़ें हम बांट लिए, प्राक ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल को हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे वैदिक युग पढ़ते हैं, वैदिक युग में क्या क्या हुआ, जैसे ऋग वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक युग में हम पढ़ते हैं 1500 से 1000 BC, 1000 से 500 BC। उसके बाद महाजनपद के युग का शुरुआत होता है, जैसे मगध का विस्तार होता है, ठीक है, नंद वंश, सिकंदर का आक्रमण होता है, इसको हम देखते हैं। और जैसे महाजनपद, उसके बाद मौर्य वंश का जो है स्थापना होता है, मौर्य होता है, जैसे विदेशी आक्रमण होते हैं, कुषाण वंश का जो है साम्राज्य बनता है, सातवाहन वंश आता है। उसके बाद आता है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल आता है, जैसे गुप्त काल में मौखरी, वकाटक, कदम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पुष्यभूति वंश आता है, जिसमें चालुक्य, पल्लव वंश की होती है, इसकी शुरुआत होती है। और इसी दौरान जो है यहाँ पर जनपद के दौरान यहाँ पर जो है धर्म सुधार आंदोलन चलता है, जिसके अंतर्गत जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसके अंदर चलता है। तो इसी क्रम में हम जो है पढ़ेंगे डिटेल से और समझेंगे अच्छे से। क्लियर है? तो जैसा मैंने बताया कि जो है भारतीय इतिहास की कहानी क्या होती है, भारत में कैसे कैसे लोग हुआ, तो जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, उसके बाद 4.5 लाख पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पृथ्वी बना, उसके बाद जलीय जीवों का विकास हुआ, उसके बाद 40 लाख ईसा जो है 40 लाख वर्ष पहले जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई, आदि मानव के रूप में रहने लगे लोग। एशिया, यूरोप में, अफ्रीका में विकास हुआ उन लोगों का। अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार मनुष्य की उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, मनुष्य बना था पहली बार। ठीक है, उसके बाद असभ्य, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, स्थायी निवास रहने लगे। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, 40 लाख से 10,000 BC पर उन्होंने पाषाण काल शुरुआत हुआ। उसके बाद निवास रहने लगे, स्थायी पशुपालन करने लगे, फिर उसके बाद सभ्यता बनाने लगे, वैदिक सभ्यता यहीं पर है। उसके बाद रामायण और महाभारत काल शुरुआत होती है। रामायण और महाभारत काल में भी देखे थे बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं होती, राम की कहानी कैसे कैसे बना था अयोध्या में, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। महाभारत की कहानी कैसे बनी थी उसके बारे में सवाल क्या रहेंगे वहाँ से। ठीक है, उसके बाद शुरुआत होती है महाजनपद काल। महाजनपद काल में जैसे राजा सभ्यता में आ गए, रामायण काल, बौद्ध, महाभारत काल हुआ। उसके बाद जनपद में 16 महाजनपद बने थे। उस महाजनपद को आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? 600 से 300 BC में आपको जो है। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म यहाँ पर बनता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि अगर एक भी स्टेप छूटेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, उसके बाद मगध साम्राज्य और मौर्य का वंश जो है, मौर्य वंश का विस्तार होता है, संगम काल इसी में पढ़ेंगे। विदेशी शासन, यूनानी, शक, कुषाण, ये सब जो है आते हैं। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का, जिसे स्वर्ण जो है युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का। गुप्तोत्तर काल, दक्षिणी शासक, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार जो है ये आते हैं, जो कि राजपूत वंश के भी हम देखेंगे। यहाँ तक जो है प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत इतिहास होता है। मध्यकालिक में दो चीज़ें हैं, एक सल्तनत काल होता है और जो दक्षिण में जो भी चलते रहते हैं, दक्षिण का अलग है, ठीक है। सल्तनत काल और मुगल काल, दो चीज़ें हमें पढ़ना है 1200 से लेकर 1700 AD तक, ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल में यहाँ पर देखेंगे, आधुनिक में आपका जो है मराठा, राजपूत, मैसूर का शासक हैदर अली, उसका बेटा टीपू सुल्तान, इसके बारे में भी सभी चीज़ें हम समझेंगे डिटेल से। बस यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप मैप बनाओ दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। कांग्रेस, गांधी, स्वतंत्रता संघर्ष से हम देखेंगे। उसके बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्र हो जाता है। तो ये मैं 10 मिनट के मतलब 5 मिनट बताया कि कैसे कैसे आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू क्या क्या चीज़ें होती है इतिहास के, मैं बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है आप कनेक्ट हुए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश किया हूँ आप सबको ये सब करने का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे देखोगे यहाँ पर ये जो है AD और BC का संबंधित है। AD जो है और BC मतलब ईसा पूर्व। देखो देखो बिफोर क्राइस्ट, देखो जन्म जो होता है ईसा मसीह का जो जन्म होता है उसको हम जीरो मानते हैं कि उस दिन जीरो है, ठीक है। उसके बाद जो आज चलता है, जैसे इधर बाद में चलता है, उसको हम ईसवी बोलते हैं, ठीक है, AD, ठीक है। और उससे पहले को BC बोलते हैं। इसको हम पढ़ लिए हैं पहले भी, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ गए, ईसा मसीह का जन्म हुआ है, उससे पहले BC, उसके बाद AD, ठीक है। यहाँ पर समझते जाना आगे। देखो यहाँ पर मैं थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो थियोरेटिकल में जो भी चीज़ें हम दिमाग में बस बसाना है कि किसके बाद क्या क्या चीज़ें हुआ, इसको रटना नहीं है। आपको कैसे याद होगा ये सब चीज़ें, तो देखो मैं आपको जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना तरीका अपनाया हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कोई चीज़ें छूट जा रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम उसको कंप्लीट करेंगे किससे, MCQ से, जो पूछा गया है क्वेश्चन। और वहाँ पर मैं MCQ का आंसर नहीं बताऊंगा, केवल उसका जो है एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ताकि आपको जो है दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिर आपको जो है भूल ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम धातु इतिहास पढ़ते हैं। आप जानते हैं पाषाण काल के बाद क्या आता है, धातु आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पर क्या मिला था, वहाँ पर क्या मिला था, कौन सा धातु कैसे मिला था, ये सब को छोड़ो आप पहले, ठीक है। यहाँ से प्राचीन भारत से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, आधुनिक और मध्य से ज़्यादातर बनते हैं, प्राचीन से कम ही बनते हैं। लेकिन हमें जो है एक जो है बेस बनाने के लिए, एक दिमाग में बैठाने के लिए, प्राचीन से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें जो है कॉन्फिडेंस आएगा, सारी चीज़ें क्या क्या हमारे भारत देश में हुआ था, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, ये सब चीज़ें अगर दिमाग में है तो बेस्ट तरीका है पढ़ने का, फिर ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर पाषाणी स्टोन एज जिसको बोलते हैं, पत्थरों का युग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद धातु आता है, धातु युग। तो मैं यहीं पर नहीं शुरुआत कर रहा हूँ कि पाषाण काल जो है, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, नहीं। पहले आप समझो कि पाषाण काल और एक होता है धातु युग, मेटल एज, तो दोनों को एक साथ हम कंपैरिजन एक साथ लेके चलेंगे, तब हमें जो है चीज़ें अच्छे समझ में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर पाषाण काल और धातु को जो है बांट दिए हैं, एक कॉपर एज में, एक कांस्य युग में मतलब ब्रॉन्ज एज में, और एक लौह युग में यहाँ पर बांट दिया गया है। तो कई सारे जैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आपने समझ गए। बस अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि किसका इतिहास है। जैसे देखो कोई भी विचारधारा है, विचारधारा कैसे होते हैं, जैसे किसी का इतिहास को लेकर विचारधारा क्या होती है, उसमें जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में घटित है, उनमें विचारधारा कैसी थी। देखो सबका अलग विचार होता है सोचने समझने का, तो उसको देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद हम इतिहास के स्रोत को जानेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। देखो विचारधारा यहाँ पर क्या होगी, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास की विचारधारा। तो एक दो चीज़ थी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा, एक होता है वामपंथी विचारधारा, एक होता है दक्षिणपंथी विचारधारा। आप इसको बस समझे रहो तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या होता है इस पर आप भी चर्चा कीजिएगा तो आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आप कौन से विचारधारा को मानते हैं, मतलब सहमत है, आप एग्री करते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए था आगे चल के, जब आप तर्क करेंगे तो चीज़ें जो है दिमाग में बैठेगी हमेशा, ठीक है। क्योंकि इतिहास को रटने वाली बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पर, केवल समझने का विषय है यहाँ पर, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, समझना है, क्योंकि हमें प्राचीन भारत इतिहास की शुरुआत किया हम, ठीक है। तो इस प्रकार से, और देखो यहाँ पर दो चीज़ें मैं बता रहा था, वामपंथी और जो है दक्षिणापंथी विचारधारा। तो वामपंथी विचारधारा कौन थे, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वामपंथी विचारधारा के हैं। इसी में एक कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने बताया कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनका हमें समर्थन करना है, ठीक है। और जितने भी वामपंथी विचारधारा था उनका सिस्टम पूर्णतः गलत मानते थे वो, ठीक है। या फिर वो बोलते थे ये जो है गलत सिस्टम है, अमीर गरीब ये सब क्या सिस्टम है, कुछ नहीं, ऐसे मानते थे, ठीक है। और ये जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर क्या मानते थे, अफीम मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, झूठी चेतना से डरा रहता, ये जो है उन्होंने गलत मानते थे। कोई राष्ट्रवाद नहीं मानते थे, इनको जो है इनके सामने कोई राष्ट्रवाद नहीं समानता है, नो नेशन ऐसे करके बात करते थे। बीच में होता है सेंटर राष्ट्रवादी,
और उसके बाद दक्षिणापंथी। दक्षिणापंथी में क्या थे, जो ब्राह्मण का इतिहास होता है, धार्मिक इतिहास, धर्म आधारित इतिहास होता है। चरम राष्ट्रवादी, जैसे कोई अमीर है तो अमीर है, ठीक है, अमीर में बना रहता है अमीर। अगर कोई जैसे सिस्टम, जो भी सिस्टम बना रहा है, जैसे ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग अपने आप को उच्च बताते थे उसमें, लेकिन उनको जो है इससे लाभ होता था, वो चाहते थे कि ऐसे सिस्टम बने रहे, तो इसको दक्षिणापंथी विचारधारा में लिया गया है। हायरार्की, सत्ता का, ताकत का, जिसके डर को जो है इसके अंतर्गत रखा गया था दक्षिणपंथी विचारधारा में। भक्ति को रखा गया था किसमें, दक्षिणपंथी विचारधारा में। भगवान मानना किसमें, दक्षिणपंथी। तो अब आप बताइए कि दक्षिणपंथी विचारधारा या फिर वामपंथी विचारधारा, ठीक है। वामपंथी विचारधारा सिंपल सी बात है, जैसे नक्सलवाद, उन लोग कुछ मानते हैं, नक्सलवादी जो है करना है बस, ठीक है। दलितों का इतिहास इसने किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। वामपंथी विचारधारा को जो है दलितों का इतिहास माना गया था, ठीक है, यहाँ पर। तो ये विचारधारा से रिलेटेड था आप सभी के लिए। आपको जो है इसको एक बार देख लेना है कि आप कौन से विचारधारा के सहमत हैं, और उसके बारे में हो सके तो जानकारी लिख देंगे तो और बेहतरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दक्षिणपंथी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा के बारे में बताया आप सबको। इसका और भी इतिहास है, जैसे कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार से बताया था कि गरीब गरीब बना रहता है, अमीर अमीर बना रहता है, इसके बारे में भी बहुत सारे इतिहास है, मैं उसके बारे में, लेकिन उसको चर्चा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़िए, अभी आप बस दो विचारधारा को आप समझे रहिए, ये चल के आगे जो है काम आएगा। कहीं पर आप बात विचार करते हैं तो आप जो है उसके विचार से जज कर सकते हैं कि कौन से विचारधारा के सहमत हैं, क्या मानता है। कोई भी जैसे ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है, ठीक है। कोई अपने आप को सत्ता ताकत में बने रहना चाहता है, कोई चाहता है गरीबों का समर्थन किया जाए, ठीक है। इस प्रकार से जो है अलग अलग विचारधारा होती है मनुष्य में, ठीक है। तो इसको आपको जो है याद रखना। और बीच में था राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो है दोनों तरफ से बराबर इक्वल दोनों को लेकर चलता था इस प्रकार से, ठीक है। तो कभी इस जैसे अभी एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम का हम तैयारी करेंगे फटाक से, लेकिन इसके अलावा जैसे अभी एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मैं और इतिहास लाऊंगा जो कि बहुत बेहतरीन रहेगा, मैं उसको डिटेल से आप सबको पढ़ाऊंगा। अब चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बस आपको देखते जाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्रोत हैं, इसको बस एक सरसरी निगाह से आपको देखना है बस, ठीक है। यहाँ पर देखो, इतिहास, सत्य का ज्ञान कैसे होता है, जब इतिहास के जानों को स्रोत होते हैं, पता चलते हैं। दो चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल जो कि पुरातात्विक स्रोत होता है, एक होता है साहित्यिक स्रोत माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो खुदाई से मिला है, जैसे सिक्के हो गए, कोई सिक्के, ठीक है, स्मारक हो गए, जो कि कोई मूर्ति बना हुआ है, वस्तुकार है, लिपियाँ, ये सब अन्य जो होती है वो सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक में एक होता है धार्मिक में जैसे रिलीजियस हो गया, गैर धार्मिक होता है। जैसे धार्मिक में क्या हो गया, जैसे कोई धर्म है, हिंदू साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, ठीक है, जैन साहित्य है, तो इन सब के धर्म के जो साहित्य थे उससे हमें जानकारी मिलता है धार्मिक साहित्य के बारे में, क्लियर है। और गैर धार्मिक, सेक्युलर जिसके बोलते हैं, सेक्युलर जो धर्म को नहीं मानते थे, जैसे यात्रियों का वृत्तांत हमें मिलता है। कई लोग यात्रियों लोग आए थे हमारे भारत देश में, भ्रमण किया, उनकी बायोग्राफी लिखा, और उन लोग थे वो निष्पक्ष रूप से, उन लोग जो है कोई भी चीज़ बताया है निष्पक्ष रूप से जानकारी दिया है, अपनी नाटक, ड्रामा, कविता, ग्रंथ में, ये सब में उन्होंने बताया है अपने बायोग्राफी के बारे में, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें गैर धार्मिक के अंतर्गत आता है। तो अब ये बात हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, आप इसको बस दिमाग में रखे रहो। अगर कोई पूछता है साहित्यिक स्रोत क्या है, ये साहित्यिक स्रोत मिला है। अगर कोई किसी के सिक्के मिले हैं तो हम वहाँ पर सिक्के के बारे में जानेंगे कि ये पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, ठीक है। इतिहास हमें बिल्कुल रटना नहीं है, यहाँ पर आपको फिर से मैं बताता हूँ कि इतिहास हमें बिल्कुल रटना नहीं है, क्योंकि हमें समझना है तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, स्टोरी के रूप में और कॉन्सेप्ट के रूप में, और यहाँ पर जो फैक्ट है उसको बस हम दिमाग में रखेंगे तो हमारा चीज़ें इतिहास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे एक सवाल आया था पीएससी में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं आप। देखिए, देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको जो है बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस विचारधारा को गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार के सही सिद्ध करेंगे, ये सब के बारे में। तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको आप चाहें तो पढ़ लेना, पीडीएफ में दे दूंगा इसके बारे में, इसको वेबसाइट में आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा, इसको पढ़ लेना थोड़ा जानकारी के लिए, बस आपको जानने के लिए, ठीक है। भारत का इतिहास, प्राचीन सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीस की सभ्यताओं, ये सब बारे में आपने देख लेना थोड़ा सा। और आगे भी सवाल था, यहाँ पर भी पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तो इसको भी जगह आप चाहें तो बना सकते हैं सवाल को, टाइम मिले तो आप जैसे इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो सक्सेस, मैं एक कोटेशन यहाँ पर डालना चाह रहा था यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर सक्सेस मंत्र को मैं डाल दिया, ठीक है।
देखो क्या होता है, सक्सेस आपको प्राप्त करना है कोई भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को फोकस करना होगा, उसके बाद रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, मेक ओन नोट्स, खुद का नोट्स बनाओ, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। इतिहास को अन्य विषय से जोड़कर आपको जो है याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है ओवरव्यू जानकारी आपको मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास को और अच्छे से समझते हैं। पहले हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, इसमें लेखन का विकास नहीं हुआ था, केवल पुरातात्विक स्रोत से जानकारी हमें मिलता है। इस समय पत्थर के युग था, पत्थर के युग में रहते थे, और धातु का युग था। पत्थर के युग में जो है पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल था। तो पूरा पाषाण काल जो था 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, बस सुने रहो आप, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में बताऊंगा कहाँ से लिखना है। ठीक है, तो 40 लाख पूर्व से ईसा पूर्व से लेकर 10,000 BC तक आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अखेटक एवं खाद्य सामग्री, बस आपको जो है शिकार करना और खाना, बस इतने ही चीजें था। इसी कारण पूरा पाषाण के अंतर्गत आता है निम्न, मध्य, उच्च और पूरा। तो पूरा पाषाण के अंतर्गत ही आता है आपका जो है, यहाँ पर देखेंगे निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, लोअर, मिडिल, अपर, ये जो है पूरा पाषाण के अंतर्गत आता है। बस आपको जो है एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, आगे देखोगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो आखेटक तो शिकार तो करते ही थे, साथ में पशुपालक भी थे, पशुपालन करते थे, और छोटे छोटे हथियार जो है उन्हें बनाया था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल 600 BC से लेकर 200 BC, मतलब ईसा पूर्व की बात हो रहा है। उसमें जो है खाद्य उत्पादन, मतलब थोड़ा सा खेती करने जान गए थे। पॉलिशदार, मतलब कुछ ऐसे हथियार बनाना सीख गए थे जो पॉलिश, नुकीला हो, ठीक है, पॉलिश करके बनाते थे। बाकी धातु एज में आपको जो है 3 चीजें पढ़ने को मिलता है, ताम्र, कांस्य और लौह, इतना युग को पढ़ने को मिलता है यहाँ पर। अब हम पुरातात्विक स्रोत को समझते हैं कि सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री कैसे मिला था। तो देखो सबसे पहले आपको जो है जानवरों के सींग मिले थे। ठीक है, जानवरों के सींग के माध्यम से हम जानते हैं उस समय की हड्डियां, पत्थरों एवं औजार से, और जो कि अवशेष रूइंस बोलते हैं वो हमें मिला था। साथ में पेंटिंग जो है, स्कल्स, खोपड़ी मिला था। ये जो है सोर्स मिला था। पूरा पाषाण काल में आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे भोजन, मांस, कंदमूल, ठीक है, 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास जो है आग का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1 लाख आसपास जो है, 1 लाख ईसा पूर्व आसपास जो है आग का आविष्कार हुआ था। तो मांस को पकाकर खाने लगे, आग का आविष्कार हुआ था। आग का हथियार के रूप में स्पष्ट करने लगे, रात्रि में उजाला करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। तो जो निवास स्थान क्या था? तो निवास गुफाओं में, शैलाश्रम में रहते थे। तो पूरा पाषाण में क्या पशुपालन करते थे? तो बिल्कुल नहीं करते थे। पूरा पाषाण में खेती करते थे? तो नहीं। बर्तन था? तो नहीं। तो इस प्रकार से बस वहाँ पर आग का आविष्कार हुआ 1 लाख ईसा पूर्व पहले, पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य मनुष्य जो है यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, अनगढ़े हथियार थे, यहाँ पर देख सकते हैं भीमबेटका, जो कि आपको जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर चित्रित गुफाओं आपको जो है देखने को मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फूड 1863 में सर्वप्रथम जो है प्लावरम स्थान में यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन हथियार जो है खोजा है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ हालांकि, लेकिन आपको थोड़ा इसको भी याद रख सकते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूड, यहाँ पर आपको जो है इसको याद रख सकते हैं। आप इनको बोल सकते हैं प्राक ऐतिहासिक काल के जनक। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, यहाँ पर आपको जो है इनको बोलेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल के जनक किसको बोलेंगे? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में बस मतलब इतना ही था। प्राक ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब चलते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ से मिला है उसको मैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू कराऊंगा। मैं बस इतना बता दिया कि पूरा पाषाण काल में ये हुआ। हालांकि आप पहले से भी जानते होंगे कि जो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार, पहले जो है जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे। ठीक है, भोजन, मांस का बस था। ठीक है, शिकार करना, खाना पीना, मर जाना, इस प्रकार। आगे देखो, यहाँ पर देखो मध्य पाषाण काल में जो है मीजोलिथिक एज जो है, इस पर जो है शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन जो है पशुपालन भी शुरू हो गया था। जैसे मृतकों के जो अंत्येष्टि था उनसे परिचित, मतलब जो कि मृतकों की टीला से पता चलता है। ठीक है, छोटे आकार के पत्थर का उपयोग हो गया था। अस्थियां, मतलब हड्डी, सिंघों का जो है निर्माण हो गया था। आदमगढ़ के जो है MP में आपको जो है देखने को मिलेगा, साथ में राजस्थान जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्यकालीन भी खत्म हो गया। मध्यकाल पाषाण, मध्य पाषाण काल भी आपका जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, जानकारी बस रखना है आपको, इसके बाद मैं सवाल हल कराऊंगा तो आपको जो है कोई भी चीज़ें नहीं बच छूटने वाली है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो कि नियोलिथिक एज कहा जाता है। जैसे इस समय क्या हुआ, लोग खेती बाड़ी भी करना शुरू कर दिए, पशुपालन भी शुरू कर दिए, साथ में स्थायी बसावट जो है शुरू किया, बर्तन बनाना, वस्त्र जो है स्टार्ट किया। तो जो कृषि की शुरुआत हुआ था, सर्वप्रथम जो है कृषि की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मतलब नव पाषाण काल में हुआ था।
गेहूं और चावल, दो चीज़ें, गेहूं और चावल शुरुआत हुआ था, जो कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान में आपको जो है गेहूं और जौ की जो है अवशेष आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है बस देखते जाना है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ नहीं होगा तो एमसीक्यू से करेंगे आपको। ठीक है, रटना नहीं है, बस एक भी देखते जाना है। आप ईयरफोन लगा लो और चुपचाप देखते रहो बस। आगे देखो यहाँ पर पशुपालन, पशुपालन से जो है पशु से परिचय होंगे। पशु जो है पशुपालन करते थे। पशुपालन का विस्तार हुआ, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, घोड़े, ये सब जो है पशुपालन के अंतर्गत हुआ। व्यवसाय इसी से करना, जैसे शिकार करना, मछली मछली मारना, भेड़ बकरी पालना, ये सब जो है इसके अंतर्गत पशुपालन के अंतर्गत हो गया। आवास में क्या होगा, तो आवास में देखो स्थायी होने लगेंगे, बांस तथा मिट्टी के जो झोपड़ा बनाएंगे बने हुए निवास के। कश्मीर के बुर्ज होम, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, बुर्ज होम से सवाल बनेगा, आगे बनेगा क्वेश्चन। यहाँ से बनाया हूँ, यहाँ से बुर्ज होम गर्त निवास, धरती के अंदर घर यहाँ पर बनाया था। ठीक है, धरती के अंदर घर बनाए थे वहाँ। मिट्टी के बर्तन जिसको मृद भांड कहते हैं, ये मृद भांड आपको जो है याद रखना, मिट्टी के बर्तन को ही कहा जाता है। ठीक है, बनना शुरू हुआ। वस्त्र, कपास से निर्मित धागों का जो है वस्त्र बनना शुरू हुआ। ठीक है, आंशिक स्वशासन जो है सौ को जो है निपटारा करने के लिए जो है अंतिम संस्कार वगैरह शुरू हुआ। पॉलिशदार पत्थरों का जो है विस्तार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, लहुरा देव, इसको याद रखना, लहुरा देव संत कबीर जो है यहाँ पर, ये आपको बस याद रख सकते हो यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये आपका लहुरा देव। तो यहाँ तक मैंने जो है प्राक ऐतिहासिक काल को खत्म किया। क्या क्या छूट गया आपको मैं बता दूं। देखो कोई भी चीज़ छोटा नहीं है, लेकिन प्राक ऐतिहासिक काल में बस आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ें बस थोड़ा थोड़ा जानकारी रहेगा, क्योंकि इस समय तो ज़्यादा कुछ मिला भी तो नहीं है ना, साक्ष्य है ज़्यादातर। तो जो चीज़ें छोटी जानकारी मिला है बस उसी को बस से आपको जो है समझना है। आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे आगे, प्राचीन जो है प्राक ऐतिहासिक काल में बस इतना ही था। ठीक है, इतना ही जानकारी था जो कि आदि मानव से संबंधित। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको क्वेश्चन को मैं हल करूंगा, उसके बाद आपका जो है क्लियर हो जाएगा। आगे देखोगे यहाँ पर अद्य ऐतिहासिक काल। तो अद्य ऐतिहासिक काल में देखिए यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी में पढ़ते हैं। अद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री में यहाँ पर आपको जो है पढ़ने को मिलता है। अद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता ऐसी समाज, ऐसी संस्कृति जहाँ पर जीवन जीने के जो तरीके होते हैं बहुत ही उच्च होते हैं, उच्च श्रेणी का होते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको जो है ऐसी संस्कृति, जीवन जीने की शैली, एक सभ्य पुरुष कहलाते हैं। सभ्यता का मतलब यही होता है। ठीक है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको जो है पढ़ना है, जिसमें से एक होता है नोमैडिक, मतलब घुमंतु। घुमंतु पढ़ जानेंगे क्या होता है। कृषि की शुरुआत इसी में हुआ था। ठीक है, स्थायी निवास यहाँ पर इसके अंदर हुआ था। साथ में आसान जीवन जीने इसी में हुआ था। अब अगर हम सभ्य हो जाएंगे तो हमारे जीवन जीने के तरीके आसान हो जाएंगे। ठीक है, समाज बनना शुरू हो गया था। जैसे जैसे जीवन शैली आसान हुआ उसके बाद समाज बनना शुरू हुआ। समाज बना उसके बाद हम सिविलाइज्ड हुए, मतलब हमें सभ्यता प्राप्त हुआ। तो कैसे कैसे हुआ, पहले हम घुमंतु थे, उसके बाद हमने खेती की शुरुआत किया, उसके बाद हमने रहना सीखा। ठीक है, निवास, स्थायी निवास लिया, हमारी जीवन शैली जो है आसान हो गई। उसके साथ हमने कुछ सोचा कि समाज बनाएंगे, समाज सोसाइटी बनने शुरू हुआ। और जैसी समाज बना उसके बाद जो है हमने सोचा, सोचने की शक्ति आ जाती है ना, जब हमें जो है शिक्षा, जीवन आसान जीवन हमें मिल जाता है, तो हमें जो है सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाता है और हम जो है सभ्यता की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला शुरुआत हुआ यहाँ पर आईवीसी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। अन्य नाम क्या था, इसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी जो सिंधु नदी था, जैसे आपने भारत और पाकिस्तान के जो है यहाँ पर बॉर्डर में देखेंगे एक नदी जाती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु एवं सहायक नदी पर जो है इसका विस्तार हुआ था सभ्यता का। और जैसे जैसे सभ्यता विकास हुआ उसके बाद जैसे ब्रोंज एज आया। ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा एक आईवीसी नाम दिया गया था इसी को। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन एवं सबसे बृहद सभ्यता में शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है आईवीसी के खोजकर्ता कौन थे। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी के खोजकर्ता थे, वो थे आपका जो है आर.डी. साहनी। आर.डी. साहनी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आर से यहाँ पर राय बहादुर और डी से दयाराम। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। यहाँ पर निवासी कौन थे, तो वो थे द्रविड़ नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जैसे आपने जैसे भारत में पहले, आप जैसे मैप को देखेंगे
जैसे मैंने बता दिया, कांस्य युगीन सभ्यता बता दिया, यहाँ पर ऐसे था। देखो यहाँ पर आर डी शर्मा जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी थे, ये जो द्रविड़ थे भारत में कैसे था, एक जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर ऊपर में जो है मांडा, मांडा था। तो मतलब सिंधु की सभ्यता यहाँ पर बोला जा रहा है, मांडा, आलमगीर, सुतकंडोर, सुतका गेंडोर और दायमाबाद। तो देखो किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर मैप के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक जो है पश्चिमी पुरास्थल नदी के किनारे, जैसे सुतका केंडोर, सुतका केंडोर यहाँ पर बलूचिस्तान में, पूर्वी स्थल में हिंडन नदी एक है। जैसे पूरा स्थल जो हिंडन नदी, हिंडन नदी, उसके बगल में जो है आलमगीरपुर, ये आपका यूपी में आलमगीरपुर हुआ, ठीक है, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तरी कश्मीर जैसे चिनाब, ये इधर मिलेगा आपको। मांडा में आपका जो है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर आपका जो है दायमाबाद, जो कि दायमाबाद जो है महाराष्ट्र जो है जिला में मिलेगा आपको। यहाँ पर अहमदनगर में आपको देखने को मिलेगा, जिला अहमदनगर, दायमाबाद, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो कि गोदावरी नदी के तट पर ये वाला बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने समझा कि सिंधु सभ्यता जो कि, या फिर सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से जो जो अवस्था थे, 6 बड़े नगर बने थे। 6 बड़े नगरों को आपको नाम को याद रख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर है। पहला था मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ पर था। दूसरा था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। फिर तीसरा था गढ़वारी वाला, क्या है, गढ़वारी वाला, ठीक है। उसके बाद था धौलावीरा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ये 6 बड़े नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो जैसे स्वतंत्रता जैसे प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति जो था, उसका स्थल अभी तो गुजरात में है, ज़्यादातर गुजरात में खोजे गए हैं। जैसे आप जैसे सिंधु के लोथल और सुतका गेंडोर को देखेंगे, तो अभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह अभी बना दिए गए हैं यहाँ पर लोथल और सुतका गेंडोर को, ठीक है। तो सर्वाधिक स्थल जो था गुजरात में है, ठीक, गुजरात में। और बंदरगाह था यहाँ पर लोथल और सुतका गेंदोर, आपका जो है सुतका गेंडोर बोलेंगे, सुतकोतदा, सुतकोतदा बोलेंगे, या सुतकोतदा, सुतकोटदा, यहाँ पर सुतका गेंडोर नहीं बोलेंगे ना, ध्यान रखना। यहाँ पर सुतकोतदा और लोथल, ये 2 बंदरगाह थे यहाँ पर, ठीक है। गुजरात में सर्वाधिक स्थल दिखता है किसका, हमें हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है। इसको आगे देखोगे यहाँ पर स्नानागार मिला था, जो कि मोहनजोदाड़ो में देखो इस प्रकार से 11.88 यहाँ पर ये, और 7.01 मीटर चौड़ाई, ये आपको जो है यहाँ पर गहराई ये आपका मिला था। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, भाव चित्रात्मक लिपि का इसमें विकास हुआ था। इसको आपको मैं हाईलाइट कर देता, लेकिन यहाँ पर सिस्टम नहीं है। भाव चित्रात्मक और ग्रिड पद्धति आधारित मकान, ग्रिड मतलब जैसे ये ऐसे जो है बना रहता है, ग्रिड ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे रहेगा, ऐसे हम बोलेंगे उसको ग्रिड पत्ती। देखो ऐसे रहेंगे, ये जो है ग्रिड पत्ती कहलाता है, ऐसे इसको ग्रिड पत्ती। मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक समाज हमारा था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया क्या होता है, स्नानागार को देखा, भाव चित्रात्मक, ठीक है। स्नानागार जहाँ स्नान करते थे, स्नान कुंड था वहाँ पर, जैसे 11.88 मीटर लंबा था, लंबाई, और 7.0 मीटर एक चौड़ाई था इसका, ठीक है। और ये 2.43 मतलब 2.43 मीटर गहराई था इसका। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, अग्निकुंड, अग्निकुंड, ठीक है। कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से, जो कि आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिला था, उसको भी हम देखेंगे। तो देखो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किसका था, भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, कैसे, दाईं से बाईं ओर, ठीक है। जैसे अभिलेख हो गया, पंक्तियाँ हो गया, सब चीज़ें जो है लिखी जाती थी, ठीक है। और दूसरी बाईं से दाईं, इसको आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप समझ में आ गया, ग्रिड पत्ती समझ में आ गया आपको, ठीक है। सिंधु घाटी की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ था, ठीक है। मीठा जो है, मीठा खाने के लिए क्या करते थे, तो शहद का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना, और तौल का अनुपात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर एक बार मैप को आप देख लीजिए, देखो ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप है इस प्रकार से, ठीक है। भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर ऊपर में मांडा, ठीक है, मांडा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आलमगीरपुर, उसके बाद दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और तो ये देखोगे यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं इस प्रकार से, देखो ये जिसको इस प्रकार से, तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल। अब यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता था। यहाँ पर देखोगे तो मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान सिंध राज्य में था, धौलावीरा जो कि गुजरात में था, और लोथल भी गुजरात में था, जो कि यहाँ पर एक बंदरगाह था, अहमदाबाद में यहाँ पर बंदरगाह देखो यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। आगे यहाँ दोसालपुर यहाँ पर गुजरात में है,
ठीक है। आलमगीरपुर यहाँ पर यूपी में, राखीगढ़ी हरियाणा में, यहाँ पर हरियाणा में है। हड़प्पा यहाँ पर देखो, ये पाकिस्तान पंजाब रावी नदी के किनारे था ये वाला। कालीबंगा राजस्थान में। और यहाँ पर बनमाली है, हरियाणा है। ये आपको बस यहाँ पर बस याद तो रख लो, यहाँ पर राजस्थान में, हरियाणा। चहुदड़ो, चहुदड़ो यहाँ पर देखोगे तो ये सिंध राज्य में था, यहाँ पर ये चहुदड़ो है, ठीक है। कालीबंगा, चहुदड़ो, बनमाली, हरियाणा। बस स्थान को आप एक बार लोकेटेड देखोगे तो चीज़ें जो है दिमाग में बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें जो है दिमाग में बैठ गई, कहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पर आ गया। अब चलिए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, तो ये जो है त्रिकोणाकार आकृति बन रहा है, मतलब ट्रायंगुलर शेप बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सब आपका देखेंगे यहाँ पर। अब सरस्वती नदी के बारे में भी जानते हैं, राजस्थान साइड से बहती थी। 4,000 साल पहले जो है इसको जो है विलुप्त हो गई थी, ठीक है। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है सूखने लगा था नदी वाला। तो ये बस आपका हिस्टोरी है, फैक्ट है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले थे आपको, जो है यहाँ पर मैं नोट्स के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे आपको जो है यहाँ पर, देखो लोथल एवं कालीबंगा, ये आपको जो है पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट है ना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अभी। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, यहाँ पर ये मृतकों का टीला। बृहद स्नानागार जिला, ये आपको जो यहीं पर मिला था, कहाँ, मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो। आगे देखो देखो नृत्यकी का कांस्य मूर्ति कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। पशुपति यहाँ पर देखो, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है 3 मुख वाला देवता, यहाँ पर मिला था, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। इसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा का चित्र था इसमें। भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ पर देखो, बुष्टफोदन लिपि इसको बोलते हैं, यहाँ पर बुष्टफोदन, यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखते जाता था इसे, ठीक है। बाईं से दाईं और बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, देखो यहाँ पर ये बाईं दाईं इस प्रकार चलता था, ठीक है। तो नगरों का विन्यास ग्रिड पत्ती था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्य फसल क्या था, गेहूं, और शहद का प्रयोग क्या करते थे, मीठा के लिए यूज करते थे। चावल में दाने भी मिले हैं, देखो लोहा, घोड़ा, गाय से परिचित नहीं थे, तो ये सवाल बन सकता है यहाँ पर देखोगे। तो जो नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या कैसे परिचित नहीं थे, तो लोहा से नहीं थे, घोड़ा से नहीं थे, गाय से नहीं थे, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। पृथ्वी की पूजा करते थे, उर्वरता, वो पृथ्वी को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी, ठीक है। वृक्ष की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, शिव के साक्ष्य मिले हैं, शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो मंदिर पूजा तो नहीं करते होंगे, यहाँ पर मंदिर नहीं मिलता है, ठीक है। वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र यहाँ पर आपको जो है देखने को मिला है इसके अंतर्गत। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो इन्होंने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़, पासा खेलना, पशु पक्षी को लड़ाना, ठीक है। ये आपका शांत प्रिय समाज था उस समय। मुख्यतः व्यापारी वर्ग को जो है, मुख्यतः व्यापारी वर्ग का प्रमुख ये होता है समाज। तो यहाँ पर आप समझ गए क्या था, एक पिगट, पिगट यहाँ पर लिख सकते हो, पिगट। देखो आपको जो है नया लग रहा होगा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इससे। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, अभी इसी क्लास में आपको जो है एमसीक्यू कराऊंगा। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज जुड़वा राजधानी कहा है, किसको देखें। सिंधु के लोग धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष पूजा करते थे, शिव का पूजा करते थे, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह उस समय संभव था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की देन है, कब, स्वास्तिक चिन्ह, ये जो है ये बना रहता है स्वास्तिक चिन्ह ऐसे, ये क्या है, हड़प्पा की देन है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसी को सूर्य उपासना अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी में नगरों के किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर मातृ देवी की उपासना करते थे। पशुओं के कुब्बड़ वाला साण यहाँ होता था इस समय, ठीक है। स्त्री मिट्टी की मूर्ति यहाँ पर बनाते थे, अधिक मिलने अनुमान लगाया गया है यहाँ पर। तो मातृसत्तात्मक बस आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। बर्तन में यहाँ पर देखो काले रंग की डिजाइन बने होते हैं बर्तन में इसी समय। तो आईबीसी आपका जो है यहाँ पर देखिए 2500 से लेकर 1700 BC, मतलब ईसा पूर्व पहले। यह जो है यहाँ पर एक बार थियोरेटिकल पार्ट देख लीजिए कि जो यह सभ्यता सबसे प्राचीन और संगठित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग था अच्छा। आईबीसी का उदय देखो यहाँ पर कैल्कोलिथिक क्या बोलते हैं, ठीक है, कैल्कोलिथिक एज यहाँ पर के बाद हुआ है, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पर विस्तार उपमहाद्वीप से, यहाँ पर देखोगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ पर उत्तर कहाँ हो गया इधर और पश्चिम इधर, यहाँ पर कुल 12 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना, 12 लाख किलोमीटर में, ठीक है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हो, यहाँ पर भारत के से यहाँ पर मांडा, यहाँ पर सुतका गंडोर, यहाँ पर इस प्रकार दीमाबाद, ये आपका जो है बना हुआ है आलमगीरपुर, इस प्रकार से
2 साल पर। ये सभी चीज़ों को आपको जो है एक बार देख लेना है अच्छे से, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आगे देखो यहाँ पर आय इकोनॉमिक क्या था, जब यहाँ पर नगर नियोजन होगा तो भाई आय के बिना तो कोई काम नहीं होगा। आय में एग्रीकल्चर कृषि आधारित था, धरती पूजा करते थे। इकोनॉमिक के लिए यहाँ पर देखिए लिंग व योनि की पूजा करते थे इस समय, यहाँ पर किसमें, इकोनॉमिक क्षेत्र में और यहाँ पर धार्मिक में, ठीक है। इकोनॉमिक में यहाँ पर एग्रीकल्चर और धार्मिक में यहाँ पर धरती पूजा, लिंग व योनि की पूजा, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा देखोगे तो हड़प्पा में यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान की पंजाब राज्य रावी नदी के निकट बसा हुआ था। मिट्टी के बर्तन, तांबे का बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लोहा नहीं था इस समय, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध राज्य में लरकाना जिले, मोहनजोदड़ो कहाँ था, पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना जिले में जो है, यहाँ पर स्नानागार मिला है, मृतकों का टीला मिला है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। चहुदड़ो जो है सिंध राज्य का नवाबशाह जिला में यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के शिल्प केंद्र के रूप में विख्यात है। लोथल गुजरात अहमदाबाद जो है यहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है। कालीबंगन, यहाँ पर देखोगे कालीबंगा बेंगल से आप याद रख सकते हो, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में ये स्थित है। यहाँ पर आपको जो है कालीबंगन चूड़ियाँ यहाँ पर मिला है। बनमाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, खिलौना हल मिला है यहाँ पर। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में यहाँ पर धौलावीरा आपको जो है देखने मिला। सुतका गैंडोर जो है मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पर आपको जो है पाकिस्तान के मरकान तट पर यहाँ पर आपको जो है मिला हुआ है। देखो यहाँ पर ये सारा चीज़ मैप में यहाँ पर दिखाया हूँ, ये सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया गया है, ठीक है। तो आईबीसी के इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर स्टोरी है, आईबीसी का पतन कैसे हुआ, राजनीतिक ढांचा, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, यहाँ पर विरासत, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजनीतिक ढांचा क्या था, तो यहाँ पर देखिए शासक वर्ग पदानुक्रम में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, उस समय कोई भी शासन करने वाला नहीं था, सबको समान वहाँ पर वर्ग था। नो क्लियर एविडेंस अबाउट रूलिंग क्लास, वहाँ पर कोई भी शासन करने वाला जो है साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। पतन के कारण अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो है भूकंप आ गया होगा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गया होगा, आर्यों का आक्रमण हो गया होगा, बारिश के पैटर्न में बदलाव हो गया होगा, या फिर सरस्वती नदी के विलुप्त के कारण हो गया होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल कुछ पारिस्थितिक बदलाव हुआ होगा, जमीन में उपजाऊ खत्म हो गया होगा, जनसंख्या बढ़ गया होगा, या फिर भोजन की अनुपलब्धता के कारण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब पतन हो गया होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। कुछ अन्य तथ्य हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। देखो अन्य तथ्य में देखोगे सिंधु घाटी की सोच कौन थी, राय बहादुर दयाल सामनी, जो कि 1921 में इन्होंने किया था। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरातों में खोजे गए थे। लोथल व सुतगंधाडोर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति प्रचलित था उस समय। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा, इसको याद रखना। देखो आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको जो है बस नई चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता और जो है प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया। प्राक ऐतिहासिक काल को हमने जो है डिवाइड करके पढ़ा, किसमें, हमने उसमें जो है पाषाण काल और जो है धातु युग को पढ़ा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण को हमने पढ़ा, निम्न मध्य उच्च को पढ़ा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में जाना, किस प्रकार से जो है स्रोत बने हैं। साथ में उसके बाद हमने जो है पढ़ा क्या, आद्य ऐतिहासिक काल जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, क्या क्या वहाँ पर प्रचलित था उसके बारे में जाना हमने। कैसे जो है समाज बना, सोसाइटी कैसे बना, और साथ में सिविलाइज कैसे हुए, हमारे पास सभ्यता कैसे बनी, नगर का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले जो है किस प्रकार से जो है नगर का विकास हुआ, इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे देखिए सभ्यता तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद जो सभ्यता स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। कुछ लोग बचे थे, वैदिक सभ्यता स्टार्ट की यहाँ पर, ठीक है। तो मेनली जो वैदिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता तो खत्म हो गया, ठीक है, उसका सब खत्म हो गया। और एक चीज़ और याद रखना, कार्बन 14 पद्धति की विधि से जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है इंडस वैली को माना जाता है। वैदिक सभ्यता जो शुरुआत हुई आर्यों को लेकर शुरुआत हुई, आर्य लोग जो है यहाँ पर आया। उससे पहले हम जो है एमसीक्यू कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसा मैंने आप सबको बताया था। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या आंसर है इसके बारे में, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता तक हम जो है यहाँ तक जो है हमने वैदिक सभ्यता से पहले हम जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता को हम डिटेल से जानेंगे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, धर्म कर्म सब कर्म कांड इसी अंतर्गत क्या क्या हुआ था सबको हम पढ़ेंगे। जो कि अविवाहित लड़कियाँ माजू किसे कहते हैं, सोमरस इस्तेमाल करते थे, इसमें सभी चीज़ें, पितृ प्रधान था, सभी का यहाँ पर हम चीज़ें समझेंगे डिटेल से और जानेंगे। उससे पहले हम MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जो है वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो चुका है, और यह क्वेश्चन रैंडम ऐसा नहीं उठाया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में, रेलवे, SSC, ठीक है, CGPSC, CG व्यापम,
इस प्रकार के जो एग्जाम हुए हैं सभी से क्वेश्चन समराइज करके उठाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा ऑथेंटिक वे में आपको जो है सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होगा। साथ में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एमसीक्यू पढ़ेंगे अभी, इसके बाद और हम एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि पिछले साल के, और मैं और एमसीक्यू कराऊंगा जो कि आपको आगे क्लास में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ोगे ये सवाल अगर हल कर लेते हो तो आपका जो है सही डायरेक्शन है, सही क्लियर है आप जो जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास के आरंभ, ठीक है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लौह पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए जिस काम का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जैसे पाषाणकालीन सभ्यता थी वो थी इसके अंतर्गत। जैसे पाषाण काल, पाषाण युगीन संस्कृति, तो कई लोगों ने यहाँ पर जो है यहाँ खोज लिए होंगे। पाषाण काल को यहाँ पर मुख्यतः कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पूरा पाषाण आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भीमबेटका किस राज्य में है। तो सवाल मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होगा क्या है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो ये तरीका कैसा है आप सबके लिए जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्राई किया हूँ कि जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके साथ जस्ट आपका जो है एमसीक्यू हल हो जाए तो आपका जो है दिमाग में वो चीज़ें छप जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है भीमबेटका की गुफाएं। लगभग जैसे आप भोपाल से जाएंगे तो भोपाल से आपको जो है 45 किलोमीटर, कितना, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का मतलब स्थापत्य कला है, ये बहुत ही बेहतरीन अनुपम चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत। तो भीमबेटका जो है आपको यहाँ पर कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिलता है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा है किस काल यानी युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो पत्थर के औजार पाए गए मतलब पाषाण काल ही होगा, कोई होगा। तो इसमें से कौन है, नव पाषाण है, पूरा पाषाण है, लघु पाषाण है, मध्य पाषाण है। देखिए उपकरणों की जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे अलग अलग भिन्नताएं पाई गई उनमें, ठीक है, उस अनुसार पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे पूर्व पाषाण काल, ठीक है, इसको हम बताएंगे जिसमें जैसे हाथ उपकरण था उसको जो है कुठार के रूप में बनाए। और जैसे मध्य पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो फलक जैसा बनाए हैं, ठीक है। कैसे बनाए थे, तो मध्य पाषाण में जो है आपको फलक जैसा बना था, ठीक है। उसके साथ ही आगे उच्च पूरा पाषाण में जो है जैसे खुरचनी होता है उसके तरह से बना था शायद, ठीक है। उसी टाइप से आपको जो है कब बना था, वो उच्च पाषाण काल में। तो इस प्रकार से अलग अलग बना था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पूरा पाषाण ही होगा। सबसे पहले बोला ना, तो सबसे पहले यहाँ पर पत्थर औजार पूरा पाषाण में ही तो होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी गलियां थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, चौड़ी, सीधी, तंग, फिसलन, तंग। तो यहाँ पर ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी, तो चौड़ी और सीधी थी। यहाँ सड़कें थी जो थी पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण मतलब 90 डिग्री कोण पर जो है काटती थी, समकोण रहती थी, ठीक है। आगे सवाल है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। इसको बता लोगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, नगर नियोजन। नगर नियोजन को माना जाता है तो प्रमुख विशेषता। यहाँ पर जो नगर था, नगर हो गया, नगर और कस्बे जो है एक निश्चित मतलब योजना के अनुसार बनाए गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर 2 प्रमुख नगर थे, क्या थे, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदाड़ो। क्या था, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा जो है सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था इसको, इसीलिए इसको सर्वप्रथम ज्ञात हुआ, इसीलिए इसको बोल दिए हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ का एक नगर था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था, 2 प्रमुख नगर था, जिसमें से हड़प्पा पहली बार खोजा गया था, इसीलिए जो है इस काल को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, साथ में आपको जो है उधर पढ़े हो और यहाँ भी आपका रिवीजन हो जा रहा है, तो मतलब आपका जो है पूरा दिमाग में बैठेगा ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो
खंडहर था। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ये भी सवाल पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। अब बताइए यहाँ पर, और ये इसको जो है विलोपित कर दिया गया था, तो मैं इसको जो है अलग से डिजाइन करके बनाया हूँ। तो देखो कैसे कैसे था। देखो इसकी राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर रावी होगा ही नहीं, केवल रावी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हड़प्पा जो था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। कहाँ था ये जो था रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। और मोहनजोदाड़ो कहाँ था? तो मोहनजोदाड़ो था सिंधु नदी के किनारे था। कहाँ था? सिंधु। तो सिंधु नदी के तट पर कौन था? मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी किनारे। तो यहाँ पर एक आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो चीज दिया है। तो मतलब यहाँ पर रावी और सिंधु, ये हमको जो है खुद से डिजाइन किया, आपका राइट आंसर हो जाता है क्या? रावी और सिंधु। क्योंकि हड़प्पा रावी पर है और मोहनजोदाड़ो सिंधु पर है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पर सवाल दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? देखो, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित, अभी तो हमने देखा कौन था? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो कौन सा से मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, अभी हमने पढ़ा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको याद हो जा रहा है, वहां पर भी देखो लरकाना जिले में। ठीक है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, कहाँ पर? दाहिने तट, इसको भी आप याद रख सकते हैं, दाहिने तट पर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। ये जो था, मतलब जैसे मोहनजोदाड़ो है, इनके प्रत्येक घर में एक प्राइवेट कुआं होता था और एक स्नान करने के लिए होता था। ठीक है, तो पानी के लिए बहुत ही बेहतरीन नलियां की व्यवस्था किया गया था। अनेक घरों में जैसे शौचालय बने हुए थे, घर में शौचालय भी बने हुए थे उस समय। तो ये जो है मोहनजोदाड़ो की खासियत है। तो ये आपका जो है याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मोहनजोदाड़ो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो मोहनजोदाड़ो ही तो सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित था, दाहिने तट पर। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये सवाल कंफ्यूजन कर सकता है। हमने पढ़ा है भाव चित्रात्मक लिपि पढ़ा है। इसको देखो कैसे बनेगा। देखो सिंधु, यहाँ पर तमिल दिया है, खरोष्टी दिया है, अज्ञात दिया है, ब्राह्मणी दिया है। देखो सब सीधी सी बात है, अगर हम उस समय लिपि, जब हम उसको पढ़े ही नहीं, जो चीज़ लिखा है, तो हम लिपि की कैसे ज्ञात करेंगे? जो चीज़ चित्र है, चित्र से देखकर हमने जज कर लिया, देखा ये चीज़ें है, तो चित्रात्मक हो गई। इसीलिए हम उसको भावना के अनुसार देख लिए, फीलिंग के चित्र देख लिए, तो चित्र वही हो गया, भाव हो गया, चित्र हो गया, भाव चित्रात्मक एक साथ। तो मेनली बात क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होगी, ये हम जानेंगे। देखो अभी इसको समझ जाना, आपको जो है आसान हो जाएगा। देखो सिंधु लिपि था, सिंधु लिपि में लगभग 64, कितना? 64 मूल चिन्ह थे। ठीक है, 64 मूल चिन्ह थे। और 250 से लेकर कितना? 250 से 400 अक्षर थे, तक अक्षर हैं। देखो सिंधु लिपि जब वहाँ खोजा गया, तो उस समय 64 मूल चिन्ह उसमें दिखाया गया है, चिन्ह। और 250 से लेकर 400 उसमें अक्षर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी जैसे तांबे के गुटिया है, सब मिले हैं, जो भी वस्तु है वहाँ पर, खेलखड़ी है, आयताकार के मिले हैं। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब में कोई चीज़ें लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो भी चित्र में दिखा है, जो भी दिखा है, टच करके, छू करके, अपने भाव से जो चीज़ लाए हैं, तो उसको हम भाव चित्रात्मक लिखेंगे। लेकिन जैसे लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको लेंगे अज्ञात। ठीक है, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता के सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात आपका आंसर लेना है। ठीक है, अज्ञात आपका राइट आंसर लेना है। यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि है, लेकिन यहाँ पर जो है पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो यहाँ पर आपको जो है भाव चित्रात्मक होगा, ऑप्शन लेना है, या फिर अज्ञात लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी लिपि पढ़ा नहीं जा सका है, ये आपका राइट आंसर होता है। आगे सवाल क्या दिया हुआ है, देखो मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था, क्या था स्थानीय नाम, वहाँ क्या बोलते थे? देखो मोहनजोदाड़ो, और आपको जो है याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मोहनजोदाड़ो जिसकी भाषा, मतलब सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर याद रखना, मृतकों का टीला। मैं इसको कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया हूँ, देखे थे पहले, मृतकों का टीला। तो इसको हम सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो ये 1922 में, कब? 1922 में राखाल दास बनर्जी, किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी, इन्होंने इनका जो है खोज किया था।
ठीक है, इसको आपको जो है याद रखना है। अब वहीं पर सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया? तो सिंधु की सभ्यता खोज किया था उन्होंने था राय बहादुर साहनी। आरडी मैं बताया हूँ उसको, तो पहले ही बता दिया, सवाल आएगा इसका भी। तो ये आपको जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला आपका जो है जाना जाता है स्थानीय नाम से, मतलब सिंधी भाषा में। किसमें? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में इसको हम जानते हैं मृतकों का टीला कहा जाता है। पुरातात्विक महत्व। ये खोज किसने किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो ये सवाल आगे देखो, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? देखो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूपी पीएससी हो या फिर एमपी पीएससी, ये सब सीजीपीएससी व्यापम, ये सब में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाया हूँ, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर आपको लिया गया। देखो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो ये सबको अच्छे से समझो क्या है। वहीं पर आपका जो है धान्यगार बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है इसकी लंबाई था धान्यगार, इसका जो लंबाई था आपका जो है 45.72 मीटर। ठीक है, ये धान्यगार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धान्यगार। ठीक है, इसको आपको याद रखना। स्नानागार के भी बारे में बताता हूँ। देखो धान्यगार आपको जो है नया फैक्ट देखने को मिला यहाँ पर, कॉन्सेप्ट हमने बताया था लेकिन आपको जो है सीखने को मिला यहाँ पर। धान्यगार देखो मीटर ये लंबा था और 22.86, इसको रटना मत, रटना नहीं है ना, मीटर चौड़ा था। ठीक है, आगे देखो, तो ये मतलब सबसे बड़ा भवन था, ये मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन था धान्यगार। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार मिला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई था, उत्तर से दक्षिण की ओर कितना था? 11.88 मीटर लंबा, और पश्चिम हो गया, चौड़ाई हो गया कितना? 7.01, ये आपका मीटर हो गया। तो ये आपका जो है मोहनजोदाड़ो का था हालचाल, मतलब धान्यगार सबसे बड़ा, उसके बाद विशाल स्नानागार था। स्नानागार गार मत मार देना, यहाँ पर धान्यगार था, आपका राइट आंसर हो जाता है बी। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? हड़प्पा में बिल्कुल नहीं, लोथल नहीं, चौहद्रो नहीं, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में मिला है। इसको हमने अभी देखा, मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला है। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नटराज का बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर किसका था? नृत्य करती हुई बालिका का था। किसका? नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, इसका तो देखिए सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना क्या था? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति था। ये किससे बना हुआ था? तो कांस से बना हुआ था, लोहा तो था नहीं, कांस से बना हुआ था, कांसे से बना हुई था। और ये कहाँ से मिला? ये मिला था आपको जो है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला था ये वाला आपका। ठीक है, देखिए सवाल से आपको जो है सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है ना। मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुआ था नाच नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण रचना का निम्नलिखित जो है किसकी मूर्ति था? नृत्य करती हुई बालिका। आगे सवाल देखिए, यहाँ पर देवी माता की पूजा संबंधित है आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। देखो सवाल में कैसे पूछा गया है, देखो तो समझे, सबसे पहले देवी माता की पूजा करते थे हम लोग, वो मतलब सिंधु घाटी के लोग। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और जैसे पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि मातृ देवी की जो है मतलब पूजा करने का, या फिर मातृ मूर्तियों को इस बात से जो है नॉलेज होता है हमें। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आगे सवाल है यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्ता नगर मतलब बंदरगाह हम बोलेंगे, बंदरगाह कौन सा था? इसको आपको जो है याद रखना, क्योंकि अगर परीक्षा में केवल ये वाला दे दे तो पत्तान नगर, तो भूल जाएंगे क्या है इसका। ठीक है, तो पत्तान नगर आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। कालीबंगन, रोपड़, लोथल, मोहनजोदाड़ो, क्या होगा राइट आंसर? तो आप जो है यहाँ पर मैंने बताया हूँ। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर देखो ऑप्शन इधर उधर है, लेकिन आपको इसमें से सही आंसर खोजना है। सही आंसर क्या होगा? हालांकि ये ऊपर हो जाए ये नीचे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर खोजना है तो खोजना है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सिंधु घाटी में जो बंदरगाह थे वो क्या था। आपने भोगवा नदी देखा है, सॉरी भोगवा नदी सुना है? भोगवा नदी कहाँ था इसको हम समझ जाएंगे, उसके बाद हम समझ जाएंगे आगे की बात। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा लोथल। ठीक है, लोथल आपका लोथल राइट आंसर होगा। लोथल जो था अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था। 1955 तथा मतलब ले सकते हैं 1962 में
जो एस आर राव के द्वारा ये खुदाई हो गया था। कब हुआ था? आप बस सुने रहो इसको, बस नया होगा तो सुने रहना, बस रटना मत। वह 1962 में, देखो 1955 और कितना 1962 में एस आर राव, क्या एस आर और राव, इनके निर्देशन में, एस आर राव के निर्देशन में क्या हुआ था? खुदाई हुई थी। ठीक है, तो 2 मील घर बसे थे अंदर में, ये दिखाई दिया, और पक्की ईंटें हुआ, विशाल आकार के दिखाई दिया था। ठीक है, और राव ने देखा वहां पर जहाजों की गोदी, बताया, इसको बताया, किसको बताया? वहीं पर जगह था, ईंटों को बताया वहां पर। ठीक है, तो इसको हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। इसको पत्तन नगर कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड आगे सवाल भी है, उसको भी हम देखेंगे। अब तो इसको आंसर बता दोगे आगे। लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में किसकी जहाजी माल घाट था? देखो, जहाजी माल घाट या बंदरगाह, ऐसे बोल सकते हैं, जहाजी माल घाट। देखो, इस वर्ड को कैसे हम पकड़ सकते हैं? तो देखो, जब तक हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं पकड़ेंगे, जहाजी माल घाट पूछ दे, तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सवाल को, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और सवाल सिंपल है, यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर समझ में आ गया, सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर। अगर यहाँ पर और कुछ मतलब डाल दे ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आपको याद रखना है जहाजी माल घाट भी बोलते हैं उसको। आगे भी क्या है, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोथल, आपको पता है लोथल बंदरगाह। आगे क्वेश्चन क्या है, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, कालीबंगा पूछा है, कालीबंगा। देखो, यहाँ पर चट्टानों कटौती वास्तुकला बिल्कुल नहीं, बंदरगाह नहीं, कपास की खेती नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको जो है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पात्र। देखो, कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब पूरा स्थल है यहाँ पर, कौन है? कालीबंगा। ये पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के समय का, सभ्यता का समय एक पूरा स्थल है। ठीक है, ये आपका। और यहाँ पर ये जो है राजस्थान, मैं इमेज में बताया था आपको, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ? हनुमानगढ़, मैं इसको बताया था फोटो में, देखना, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है, मतलब विद्यमान है, स्थित है। यहाँ पर जो है कालीबंगा से क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के पात्र आपको जो है यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के पात्र आपको जो है यहाँ पर मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आगे देखो, यहाँ पर दिया है सिंधु घाटी की इकोनॉमिक्स, यही आपका इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, कैसे कैसे होता था? तो आपने कृषि पढ़ा था, ठीक है, कृषि पढ़ा था, लेकिन साथ में कृषि से ज़्यादा क्या था? वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। आपका जो है यहाँ पर जैसे नगरीय सभ्यता बना, तो सिंधु सभ्यता आप जानते हैं कि व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार जो था ये प्रधान था। क्या था? प्रधान था व्यापार। ठीक है, व्यापार प्रधान था। जैसे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत हम जानते हैं व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि था। क्या था? कृषि। और क्या था? पशुपालन था। ठीक है, पशुपालन था। और क्या था? तो और यहाँ पर बस इतना ही था, कृषि, पशुपालन और यहाँ पर व्यापार आपका जो है महत्वपूर्ण, इन दोनों योगदान देते थे इसका। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, तो ये आपका राइट आंसर व्यापार हो जाता है। आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? नहीं, सोना पाया गया है कि नहीं, बताइए। तांबा, चांदी, तो यहाँ पर आंख बंद करके आप मारोगे लोहा, लोहा जो है नहीं पाया गया है, तो बिल्कुल सही है। देखो, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, आपको याद रखना है क्या है, एक कांस्य युगीन, कांस्य युगीन क्या था? सभ्यता था ये। ठीक है, यहाँ से तांबा, तांबा फिर से आप एक बार रिविजन कर लो, पढ़ लिए हो तो, तांबा, कांसा, कांस्य युग था कांसा, और यहाँ पर स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण सोना, और चांदी, चांदी यहाँ पर इस तरह के धातुएं जो है मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोहा नहीं मिला है, लोहा का यहाँ पर जिक्र नहीं है, लोहा नहीं है। हड़प्पा कालीन जो लोग था वो लोहे से प्रचलित नहीं थे। क्या थे? लोहे से नहीं जानते थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो था उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उत्तर वैदिक काल में इसका शुरुआत हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे का विकास होगा। 1000 ईसा पूर्व में जो है माना जाता है लोहे का विकास होगा, जो कि उत्तर वैदिक काल में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? देखो, यहाँ पर सवाल है, क्या है, सुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसी को बदल दिया गया,
सुरती-गोई बोल दिया है। अगर ये नहीं रहता तो ये तो कन्फ्यूज़न ही कर देता सवाल। देखो सुरती-गोई एवं मुंडीगाक ये जो है सिंधु घाटी के पुरातत्व स्थल हैं। जो कहाँ पर थे? ये थे अफ़गानिस्तान साइड, जो कि हम नहीं ध्यान देते हैं इधर। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जितने भी था इधर तो हमने जान लिया। भारत और पाकिस्तान के सटा जितने भी बॉर्डर पर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे, जैसे हमने धौलावीरा देखा, लोथल देखा, गुजरात बंदरगाह देखे, दोसाल देखा, मोहनजोदड़ो देखा, ठीक है? मांडा, आलमगीर, दैमाबाद, सुतकेंदा, गैंदोर, चौहदड़ो, बरे, बनमाली, ये सब कालीबंगन हमने देखा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सब देखे हम जगह। लेकिन अफ़गानिस्तान साइड हम लोग नहीं देखे हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। सवाल बन सकता है। देखो यहाँ पर सुरती-गोई और यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था अफ़गानिस्तान में। तो ये था आज की क्लास। अगले क्लास में हम जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वैदिक सभ्यता आगे हम लोग देखेंगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ कमियां होंगी तो ज़रूर बताइएगा।